नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नरेंद्र कोहली जी की कहानी परिणति। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए परिणति। अनुराधा बहुत देर से आई और जब आई तो बहुत उदास थी। अमिताभ ने उसे देखते ही कारण पूछना चाहा, देर का भी और उदासी का भी, पर वह अनुराधा को बहुत अच्छी तरह जानता था। पूछने पर वह बड़ी सुविधा से सारा दोष परिवहन व्यवस्था पर डाल सकती थी और उदासी का कारण वह अनुराधा नहीं बताएगी। जितनी बार पूछेगा उतनी ही बार वह कहेगी, कुछ नहीं हुआ, तुम तो खामखा ही पीछे पड़ जाते हो। अमिताभ ने कुछ नहीं पूछा। वे मॉरिस नगर से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे चुपचाप। फिर अनुराधा ही बोली, सुनो अमी, एक बात कहनी है, पर इस एश्योरेंस के साथ कि तुम उसका कारण नहीं पूछोगे, पूछताछ नहीं करोगे। अनुराधा स्वयं ही खुल रही थी। फिर अधिक कुरेदने की आवश्यकता? वह जानता था अनुराधा उससे कुछ छिपा नहीं पाएगी। पहले थोड़ी सी बात बताएगी, फिर आधी और जाते जाते पूरी बात कह जाएगी। अनुराधा को आश्वस्त करने के लिए उसने कह दिया, नहीं पूछूंगा। सोचा था उसके यह कहते ही अनुराधा शुरू हो जाएगी और बात समाप्त करने से पूर्व चुप नहीं होगी, पर अनुराधा चुप ही रही। अनुराधा की चुप्पी से अमिताभ के स्नायुओं पर बोझ बढ़ने लगा था। लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़कर अमिताभ हटकर एक किनारे खड़ा हो गया। अनुराधा काउंटर पर चली गई। किताबें लौटाने में उसे 5 मिनट से अधिक नहीं लगे। कार्ड वापस ले उसने अपने पर्स में डाले और साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई स्टैक हॉल की ओर मुड़ गई। अमिताभ को साथ चलना पड़ा। उसको अनुराधा का स्टैक हॉल में जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वह बात जो अनुराधा उसे बताने वाली थी, क्या है? अधिक प्रतीक्षा वह नहीं कर सकता था। वह जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी से बाहर निकलना चाहता था ताकि अनुराधा से वह बात पूछ सके। पर अनुराधा स्टैक हॉल जा रही थी, जहां से 4-5 पुस्तकें छांटेगी, फिर उन्हें इशू करवाएगी और तब वह बाहर निकलेगी। इस सब में आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। अनुराधा शेल्फें खंगाल रही थी। जिस शेल्फ के सामने जा खड़ी होती उसकी कोई भी पुस्तक अनछुई न रहने देती और तब तक अमिताभ की दृष्टि आसपास खड़े पुस्तकें देखने में संलग्न लोगों को उलटती पलटती रही। अनुराधा ने 3 पुस्तकें चुनी। अपने पर्स में से इशू कराने वाले 3 कार्ड निकाले और उसे इंगित किया, आओ चलें। अमिताभ आगे आगे चलता हुआ पहले ही दरवाजे से बाहर निकल सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो गया। अनुराधा पुस्तकें इशू करवा पीछे पीछे ही आ गई। क्या बात है? सीढ़ियां उतरते ही अमिताभ ने पूछा। बता दूंगी, अनुराधा बोली। उसका स्वर टालने वाला नहीं था। अमिताभ को लगा अभी एक आध बार और पूछना पड़ेगा। वे चलते चलते विधि संकाय के पास से गुजरते हुए रामजस कॉलेज के सामने आ खड़े हुए थे। रास्ते में अमिताभ और 2-3 बार पूछ चुका था। अनुराधा बता देना चाह रही थी, पर अपनी आदत के अनुसार असली बात न बताकर इधर उधर की बातें करती जा रही थी। रामजस कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बीच की सड़क पर आते ही वह ठिठक गई। लो, मैं आज फिर भूल गई। क्या भूल गई? अमिताभ इस अप्रत्याशित बात से कुछ खींच सा उठा। भाई अब देखो, हम यहां तक आए हैं, अनुराधा बोली। इस समय मिसेस शर्मा से भी मिलते चलते। तो मिल लो ना, अमिताभ बोला। मैंने कब मना किया है? आज नहीं, मैं आज उनकी चीजें नहीं लाई। ना सही। अच्छा अब यह बताओ, वह बात क्या है? वह बात? अनुराधा एक क्षण रुकी। बुरा मत मानना और कुछ पूछना भी मत। नहीं पूछूंगा। देखो, अनुराधा बहुत हौले से बोली, तुम अब हमारे घर मत आना।
बाहर जहां कहोगे, जब कहोगे मैं आ जाऊंगी, पर हम अब घर पर नहीं मिलेंगे। क्यों? अमिताभ के मुख से अनायास ही निकल गया। तुमने कहा था तुम कुछ नहीं पूछोगे। अनुराधा ने याद दिलाया। हाँ हाँ, अच्छा नहीं पूछता। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। बुरा मान गए क्या? नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, अमिताभ बोला। अनुराधा ने उसके मुख की ओर देखा। चेहरे से वह चिंतित नहीं दिख रहा था। अमिताभ के मस्तिष्क से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। इतने से समय में वह बहुत कुछ सोच गया था। अनुराधा ने जैसे ही बहुत उदास होकर कहा था कि उसे कुछ कहना है, तभी से उसके मस्तिष्क में अनुराधा की मौसी की बात बार बार उभर कर आ रही थी। अमिताभ ने अनुराधा की मौसी को एक ही बार देखा था, पर अनुराधा से सुना बहुत कुछ था। मौसी बहुत अमीर थी, उसकी कोयले की खानें थीं। उसके दोनों लड़के अमेरिका में थे और बेटी किसी मंत्री के बेटे से ब्याही गई थी। पिछले दिनों मौसी ने अनुराधा के लिए बहुत सारे रिश्ते बताए थे। एक से बढ़कर एक लड़के, पढ़े लिखे, अमीर माँ बाप के सुंदर लड़के और अच्छी से अच्छी नौकरी पर लगे हुए। अमिताभ मन ही मन मौसी से चिढ़ गया था और डरने भी लगा था। उन्हीं दिनों उसने बहुत सारे स्वप्न भी देखे थे कि एक चुड़ैल अनुराधा को उससे छीन कर लिए जा रही है। वह चीख रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, पर अपने स्थान से हिल नहीं पाता और उसे चुड़ैल की शक्ल हर बार मौसी से मिलती सी लगी थी। अनुराधा ने अमिताभ की आशंकाओं का हमेशा मजाक उड़ाया था। उसका कहना था, मौसी अपने स्तर के रिश्ते बताती हैं, यह नहीं देखती कि अनुराधा के माँ बाप की हैसियत क्या है, और फिर वह स्वयं वयस्क है, कोई बच्ची नहीं है कि मौसी जिससे चाहे उससे ब्याह दे। चुपचाप चलते चलते काफी समय हो गया था। अमिताभ ने नजर उठाई। अनुराधा का मुख निर्विकार था। ऐसा नहीं लगता था कि निकट भविष्य में वह कुछ कहेगी। सुबह से जिस बात का घनत्व उसके मुख पर छाया था, कहकर उसका विवेचन हो गया था। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं? मन के हल्केपन को जताने के लिए वह हंसकर बोला। अनुराधा ने रुककर उसे देखा। कनॉट प्लेस चलें तो कैसा रहे? कुछ शॉपिंग कर लेंगे और कहीं बैठकर कॉफी भी पी लेंगे। अमिताभ चुपचाप चलता रहा। मलकागंज के स्टैंड से उन्होंने एक स्कूटर रिक्शा ले लिया। कनॉट प्लेस के बरामदे में घूमते हुए अमिताभ सोच रहा था, अब वह अनुराधा के घर नहीं जाएगा। फिर वे कहाँ मिलेंगे? बाहर बहुत ज्यादा मिलना जुलना उसे पसंद नहीं था, पर यदि वे बाहर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? बिना मिले रहने की बात सोच नहीं सकता। उसे लगा कोई उसकी शक्ति को तौलना चाहता है। वे हैंडलूम हाउस के सामने से निकले तो अमिताभ रुक गया। अनुराधा ने फिरकर प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा। अनु? अमिताभ को अपना स्वर कांपता लगा। अनुराधा एकदम पास आ गई। आज हमारे प्रेम में पहली बाधा आई है, अमिताभ बोला। यह हमारे प्रेम की तीव्रता को तौलना चाहती है। मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वह अनुराधा की बाह पकड़कर उसे हैंडलूम हाउस के भीतर ले गया। उसे स्वयं लगा वह बहुत रोमांटिक हो रहा है, पर उसने स्वयं को रोका नहीं। अनुराधा ने एक सादी सी चौड़े लाल बॉर्डर वाली सफेद सूती साड़ी पसंद की। हैंडलूम हाउस से निकलकर वे काफी देर तक शामियाना कॉफी हाउस में बैठे रहे। अमिताभ लौटा तो उस पर काफी गहरा अवसाद घिर आया था। आज घर पर मिलने पर बंधन लगा है, कल किसी और बात से भी रोका जा सकता है। अब अनुराधा से मिले बिना रहना संभव नहीं था, पर उसने ऐसा क्यों होने दिया? वह इतना कमजोर ही क्यों बना? वह अपने आप को टटोल रहा था। जब विवाह की बात शुरू हुई थी, वह अनुराधा को जानता भी नहीं था। इस बातचीत के बीच में बहुत सारे रिश्तेदार थे, पर अब उसे याद भी नहीं है कब औपचारिक बातचीत रोमांस में बदल गई। यह नहीं लगता था कि अमिताभ कभी इस घर में अनुराधा को बड़े औपचारिक ढंग से देखने आया होगा या उसे उस रूप में बुलाया गया होगा। अमिताभ और अनुराधा एक दूसरे की अपनी ही पसंद लगते थे।
वे दोनों साथ घूमने जाते रहे। कई पिक्चरें उन्होंने इकट्ठे देखी। अमिताभ टिकटें खरीदकर पिक्चर हॉल से टेलीफोन कर देता था। यदि घर का कोई बड़ा भी फोन उठाता तो वह कह देता कि वह पिक्चर हॉल से बोल रहा है, टिकटें उसने खरीद ली हैं, वे अनुराधा को भेज दें। अनुराधा हर बार आती रही, कभी किसी ने आपत्ति की मुद्रा नहीं दिखाई। उन्होंने कई बार बाहर साथ साथ डिनर खाया और फिर स्थिति यह हो गई कि अमिताभ शाम को दफ्तर से छूटते ही अनुराधा के घर चला जाता। शाम की चाय वहीं पीता। उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, न वह कहकर जाता। सबको पता था वह शाम को आएगा। जिस दिन न जाता उस दिन अवश्य यह पूछ हो जाती कि वह क्यों नहीं आया। अब जब वह अनुराधा के साथ इतना बंध चुका है, यह वर्जन उसे समझ नहीं आया। अलग होते हुए अमिताभ के ध्यान में यह बात थी कि अगली बार मिलने का समय और स्थान अभी तय नहीं हुआ है, पर वह मौन रहा। अनुराधा ने मना किया है तो वही क्यों नहीं बताती वह उसे कब और कहां मिलेगी। मिलने को उसी का मन नहीं चाहता, अनुराधा भी व्याकुलता से उसकी प्रतीक्षा करती है, फिर वही क्यों पहल नहीं करती। पर अनुराधा ने इस विषय में कोई बात नहीं की। हैंडलूम हाउस से निकलकर वह साड़ी को निहारने में लगी हुई थी। कई बार अनजाने ही उसने साड़ी के पैकेट को अपने गालों से लगाया था, वक्ष के साथ जोरों से भींच लिया था। उसी मग्नता में अनुराधा चली गई थी और अगली भेंट का कुछ निश्चित नहीं हो पाया था। अमिताभ के मस्तिष्क की नसें तड़कने लगी थीं और उसे अपना दिल डूबता सा लगा। सवेरे उठा तो उदासी उसकी आत्मा के साथ चिपक गई थी। लगा उसके शरीर में इंजेक्शन की सिरिंज डालकर उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई है। बिस्तर से हिलने तक को मन नहीं चाहा, पर दफ्तर तो जाना ही था। दफ्तर जाएगा, काम में उलझा रहेगा तो अनुराधा को भूला रहेगा और तबीयत संभली रहेगी। कमरे में पड़े पड़े तो तबीयत और घबराएगी। नाश्ता करके तैयार होते होते उसका विचार बदल गया था। वह पहले यूनिवर्सिटी जाएगा, उसने तय कर लिया था, फिर दफ्तर जाएगा। दफ्तर के लिए देर हो जाएगी, पर वह यूनिवर्सिटी अवश्य जाएगा। वह अनुराधा से शाम को मिलने का समय और स्थान नियत कर लेगा। वह जानता था अनुराधा रोज सवेरे घंटे डेढ़ घंटे के लिए लाइब्रेरी जरूर आती थी। वह 10 बजे वहां पहुंचती थी और अमिताभ को 9:30 बजे दफ्तर में अपनी सीट पर होना चाहिए था। काफी देर हो जाएगी, पर वह उससे मिलने जाएगा। ठीक 10 बजे अनुराधा उसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मिल गई। तुम आ गए? अनुराधा बोली। मैं सोच रही थी तुम्हें कहाँ कांटेक्ट करूं। अभी ना मिलते तो शाम को तुम्हारे कमरे पर मैं जरूर आती। तुम दफ्तर नहीं गए? दफ्तर? अमिताभ हंसा। जाऊंगा अभी। 10 तो बज गए। हाँ, बंधन कितना कठिन लग रहा है ना? अनुराधा उदास थी। हाँ अनु, अमिताभ जल्दी से बोला। बताओ शाम को कहाँ मिलोगी? शाम को? अनुराधा ने 1 मिनट के लिए सोचा। दफ्तर से सीधे वेंगर्स आ जाना, बाकी वही सोच लेंगे। ओके, अमिताभ बोला। मैं चलूं फिर? देर हो रही है। वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। उसे काफी हल्का लग रहा था। स्नायुओं का बोझ कम हो चुका था। अब वह दफ्तर का काम कर सकता था। अमिताभ दफ्तर से छूटते ही वेंगर्स पहुंचा। बस की प्रतीक्षा उसने नहीं की। पार्लियामेंट स्ट्रीट से वेंगर्स दूर ही कितना था? 10 मिनट में पैदल पहुंचा जा सकता था और बस शायद मिलती ही आधा घंटे में। अनुराधा कोने के मेज पर अकेली बैठी थी। उसने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया था या अभी अभी ही आई थी। अमिताभ हाथ की 2-1 पत्रिकाएं मेज पर रखकर कुर्सी पर पसर कर आराम से बैठ गया। अनुराधा ने आंखें उठाकर उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई। यूनिवर्सिटी से सीधी आई हो? नहीं, अनुराधा बोली। यूनिवर्सिटी में यह साड़ी पहनकर गई थी क्या? उसने कल खरीदी हुई लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहन रखी थी। घर से होकर आई हो? हाँ, अनुराधा बोली। घर से होकर आई हूं। साड़ी बदल कर आई हूं और लड़कर आई हूं। लड़कर?
हाँ, अनुराधा ने बताया। मैंने यह साड़ी पहनी तो सबकी आंखें खुल गईं। पूछा, यह साड़ी कहाँ से ली? मैंने बता दिया। मैं कोई डरती हूँ किसी से? मम्मी ने बहुत डांटा। बोली, हम इतने गए बीते हैं कि तुम अमिताभ से साड़ियां ले लेकर पहनो। शादी के बाद जो चाहे लेती रहना, अभी कुछ मत लो। उन्होंने कहा है यह साड़ी तुम्हें वापस कर दूं, पर मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने कह दिया कि वापस नहीं करूंगी और बता दिया कि इसे पहनकर तुम्ही से मिलने जा रही हूं। तो घर से बाहर की पहली भेंट पर ही झगड़ा वगड़ा आरंभ हो गया। अमिताभ मुस्कुराया। झगड़े वगड़े तो होंगे ही, आखिर उन्होंने ऐसी स्थिति। अच्छा छोड़ो, उसने बात बदली। क्या खिला रहे हो? दोनों ने मटन कटलेट और दो दो स्लाइस खाए, कॉफी पी और बिल चुकाकर बाहर आए। पिक्चर देखें अनु? अमिताभ ने पूछा। देर हो जाएगी अमी, मैं इतनी देर के लिए घर पर कहकर नहीं आई, पर वह कोई जरूरी तो नहीं है। अच्छा चलो। हॉल में घंटा भर अनुराधा ठीक रही। फिर अमिताभ को लगा कि उसका मन नहीं लग रहा, वह अनमनी सी होती जा रही है। उसने कई बार धीरे से पूछा, पर वह टाल गई। बाहर निकल अमिताभ ने पूछा, कैसी लगी? भाई सच यह है, अनुराधा का स्वर उत्साह शून्य था। मैं एंजॉय नहीं कर सकी। घर पर कहकर नहीं आई थी। बिना बताए देर तक बाहर रहने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए मन नहीं लग रहा था। चलो। अमिताभ को उसकी स्थिति का एहसास हुआ। मैं तुम्हें टैक्सी पर घर छोड़ाऊं। अनुराधा ने मना नहीं किया। वे स्टैंड तक आए। एक बात पूछूं अम्मी? टैक्सी चलने पर अनुराधा बोली। अनुराधा का अनमना हो जाना अमिताभ को अच्छा नहीं लग रहा था। आज तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए? 5 बैंगर्स में, 7.5 पिक्चर में और 5 के लगभग टैक्सी में। अनुराधा बोली, तुम्हें नहीं लगता अम्मी कि ऐसे मिलना बड़ा महंगा पड़ता है? तो क्या हो गया? अमिताभ निश्चिंतता से बोला। कभी कभार खर्च हो जाए तो क्या है? कभी कभार हो जाए तो कोई बात नहीं, पर हमें तो रोज इसी प्रकार मिलना पड़ेगा, और रोज इतना खर्च। ऐसा करो, अमिताभ बोला, कल छुट्टी है। लंच के बाद तुम ओडियन के स्टॉप पर मिल जाओ। कुतुब चलेंगे, वहां बहुत जगह है घूमने को। समय मजे में बीत जाएगा और खर्च भी नहीं होगा। ठीक है, अनुराधा बोली और फिर चुप हो गई। अमिताभ देख रहा था, अनुराधा के मुख की तनी रेखाएं ढीली नहीं हो रही थी। वे उसी प्रकार तनी बैठी थी। क्या बात है अनु, योजना पसंद नहीं आई? उसने पूछा। नहीं, वह बात नहीं है। अनुराधा रोष भरे स्वर में बोली, मैं इस प्रकार मिलना नहीं चाहती। हम अच्छे भले घर में बैठे रहते थे, पर अब। वह रुकी। मुझे अपने घर वालों पर गुस्सा आ रहा है, जिन्होंने हमें घर से निकालकर इस प्रकार मिलने पर मजबूर किया है। अमिताभ कुछ नहीं बोला। उसे भी लग रहा था इस प्रकार बाहर बाहर मिलना दोनों के लिए ही स्वाभाविक नहीं था। घर पर मिलकर एक प्रकार का उल्लास उसके मन में भर जाता था। उसका अब कहीं पता नहीं है। अनुराधा भी कितनी बदल गई है। पहले वह मिलने उसके घर जाता था, बातों ही बातों में देर हो जाती थी। वह उठना चाहता तो अनुराधा उसे कितने आग्रह से ठहरने के लिए कहती थी। अब अनुराधा जल्दी से जल्दी भागकर घर पहुंचना चाहती थी। 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहती। जब तक उसके साथ होती है, उसके साथ होने का उल्लास भी उसके मन में नहीं होता, क्योंकि यह साथ होना भी एक मजबूरी है। उसे लगा न केवल अनुराधा के मन में अपने घर वालों के प्रति रोष है, वरन वह भी धीरे धीरे अपने मन में वही कुछ संचित कर रहा है। इस प्रकार यदि वे अपने मन में रोष संचित करते रहे तो वे व्यर्थ ही उनसे एकदम अलग थलग हो जाएंगे। विवाह के बाद भी ये संबंध सहज नहीं हो पाएंगे और उसे यही लगेगा कि उसने अनुराधा के साथ विवाह नहीं किया, उसे भगा कर लाया है। यह वह नहीं चाहता था। ऐसा क्यों हो जब अनुराधा के डैडी ने स्वयं उसे चुना था? जो कुछ हुआ था और हो रहा था उसमें उनकी सहमति थी। फिर इस खिंचाव का लाभ? अमिताभ ने टैक्सी रुकवाकर अनुराधा को उसके घर के पास सड़क पर ही उतार दिया
और कल के कार्यक्रम की याद दिला दी। कोई और समय होता तो वह टैक्सी वहीं छोड़ देता और उसके साथ घर जाता, सबसे मिलता और शायद खाना भी वहीं खाता। आज वह टैक्सी से नहीं उतरा, भीतर से ही वेव करके विदाई ले ली। अनुराधा ने भी रुकने रुकवाने का कोई चाव नहीं दिखाया। एक बार हाथ हिलाया और मुड़कर चली गई। दूसरे दिन अनुराधा अमिताभ से मिली तो बहुत क्षुब्ध थी। फिर झगड़ा हुआ? अमिताभ ने मजाक किया। हाँ, वह बोली, पर अभी मत पूछना, कुतुब पहुंचकर बताऊंगी। बस में इतनी अधिक भीड़ थी कि न वे इकट्ठे बैठ सके न कोई बात ही हो सकी। घंटा 1.5 घंटा दोनों अलग अलग सीटों पर बैठे रहे। एक ही बस में होने के कारण सामीप्य का एहसास भर था। कुतुब पर बस रुकी तो वे उतरे। छुट्टी का दिन था। ढेरों लोग दिन बिताने के विचार से आए हुए थे। कहीं भी एकांत नहीं था। वे कहीं ठहरे नहीं, चलते गए। क्या बात हुई अनु? अमिताभ ने फिर पूछा। वह बात तो कोई खास नहीं है, अनुराधा ने कहा। विनीता को कहीं जाना था। उसे मेरी लाल बॉर्डर वाली साड़ी भा गई है। उसने मुझसे पहनने के लिए वह साड़ी मांगी, मैंने इनकार कर दिया। मैंने किसी चीज के लिए उसे कभी मना नहीं किया, पर यह तुम्हारा उपहार है, प्रेम का प्रतीक है। मैं कैसे सह सकती हूं कि इसे कोई और पहने, चाहे वह मेरी अपनी ही बहन हो। फिर क्या? अनुराधा ने कहा। विनीता आगे से तीखी पड़ी तो मैंने उसे डांट दिया और वह रोने लगी। उसे रोते देख मम्मी नाराज हो गईं और मुझे साड़ी दे देने को कहा। मैंने फिर इनकार कर दिया। जानते हो उन्होंने क्या कहा? बड़ी कीमती साड़ी है, जैसे यही पहनकर फेरे लेगी। 25 रुपए की साड़ी नहीं है। मैंने भी कह दिया, अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं इसी साड़ी में फेरे लूंगी। ठीक है ना? तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? अमिताभ अचकचा गया। उसने नहीं सोचा था अनुराधा इतनी बड़ी बात कर जाएगी और उससे भी वचन चाहेगी। पर अनु, यह साड़ी तो सफेद है। वह बोला, फेरे तो लाल साड़ी में लिए जाते हैं। वह सब मैं नहीं जानती। अनुराधा बोली, मैं तो इसी साड़ी में फेरे लूंगी। लाल रंग शुभ माना गया है, इसलिए सब लोग पहनते हैं। इसमें भी लाल बॉर्डर है, और जब मैं इसे ही शुभ मानती हूं तो किसी को क्या आपत्ति? तुम्हें कोई आपत्ति हो तो अभी बता दो। अमिताभ आपत्ति करने का साहस न कर सका। अनुराधा उसी से उलझ पड़ी तो अनुराधा उस साड़ी को इतना बड़ा मान देना चाहती है, यह अमिताभ का भी सम्मान था। तो रानी जी फेरों के लिए बहुत व्याकुल हैं। उसने बात टालने की चेष्टा की। अनुराधा में अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह उसी प्रकार गंभीर रही, बल्कि कुछ और दृढ़ होकर बोली, हाँ अमी, बहुत थक गई हूं अब। मेरे अपने तुमसे परायों की तरह कुछ देर तक मिलकर संतोष नहीं होता। सोचती हूं अब दोनों साथ साथ रहें 24 घंटे। वह शादी के बाद ही हो सकता है। अमिताभ भी गंभीर हो गया। बोला, खासकर कल से मैं भी यह सोचने लगा हूं अनु कि अब शादी टालने का कोई अर्थ नहीं है। घर से दूर सबसे छिपकर थोड़ी देर के लिए मिलना बहुत कष्टप्रद है। कुतुब में वे अधिक नहीं ठहरे। वहां लोगों के बीच बैठने में उन्हें संकोच होता था। यहाँ बैठने वाले सभी बाल बच्चों वाले थे। उनके बीच ऐसे जोड़े का बैठना जो परस्पर विवाहित नहीं लगता था, दोनों में से किसी को भी ठीक नहीं जचा। एकांत खोजने के लिए कुतुब से कुछ दूर जंगल में जाना पड़ता। यह जोखिम का काम था। अमिताभ सोचता है तो उसे लगता है कि उसके पश्चात उनके जीवन में एक लंबा अवकाश है। उस अवकाश में वे लोग या तो नहीं मिले या मिले तो अकेले नहीं मिले, और कोई काम की बात जो पूछनी या कहनी हो, पूछकर या कहकर अलग हो गए। अब कमरे से काम नहीं चल सकता था, इसलिए अमिताभ को मकान खोजना था, घर का सामान बनाना था, शादी के कार्ड छपवाने थे, वरी का सामान खरीदना था, बारात के जाने के लिए बस तथा अन्य चीजों का प्रबंध करना था, रिसेप्शन की पार्टी का प्रबंध करना था, फिर कार्ड बांटने थे, इत्यादि।
इन कामों में बहुधा अनुराधा उसके साथ थी, पर ये सारे कार्य एक जड़ स्वप्नावस्था में हुए थे। उन्हें अमिताभ अपने जीवन का अंग कैसे मान लेता? यह तो एक और तरह का जीवन था, जिसमें अमिताभ अमिताभ नहीं था, अनुराधा अनुराधा नहीं थी। वे दो जड़ पुर्जे थे जो एक संवेदन शून्य अवस्था में कुछ निर्दिष्ट कार्य करते रहे। उन दिनों अमिताभ कितना जूझा था अपने आप से और अपने आसपास से। कितनी ही जगहों से रगड़ खा खाकर वह घिस गया था। उसकी अपनी तीखी रेखाओं का कहीं पता नहीं था। लगता था वह सारा का सारा भुरभुरा गया है। जहां कहीं किसी का हाथ लगता है, वहीं से तीखी रेखाएं घिसने लगती हैं और वह गोल भद्दा और सामान्य होता जा रहा है। उसका अपना व्यक्तित्व कहीं खो गया था। कई वर्षों से उसने अपने व्यक्तित्व के जिन तीखे कोनों का निर्माण किया था, वे सब समाप्त हो गए थे। इस भुरभुराने में कहीं उसके किसी अपने सगे का अनुरोध था और कहीं अनुराधा के सगों का। उन अनुरोधों का विरोध वह नहीं कर पाया था, क्योंकि वह किसी को नाराज नहीं करना चाहता था। ब्राह्मणों की बताई गई शुभ तिथि में सेहरा बांधकर घोड़ी पर सवार हो रोशनी और बाजे गाजे लेकर वह अनुराधा के द्वार पहुंचा था। मिलनियां हुई, सेहरा पढ़ा गया, जयमाला हुई और फिर खाना पीना। फेरों में बैठते हुए अमिताभ को लगा विनीता आज अनुराधा के साथ अतिरिक्त रूप से जुड़ी हुई थी। वह एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं हुई। जरा सा कपड़ा खिसकने पर उसे ठीक कर देती थी। अनुराधा को जरा हिलने भी नहीं देती थी। फेरे बहुत जल्दी समाप्त हुए और अनुराधा को भीतर ले जाकर वरी में दी गई विदा की गुलाबी साड़ी में बाहर लाया गया। घर लौटते हुए कार में साथ बैठी अनुराधा अमिताभ को नई सी अनुराधा लगी। वह तो कोई और थी, जिसको उससे कोई लगाव नहीं था। वह पास बैठा था और उसने नजर उठाकर देखा तक न था। वह धीरे धीरे उसे समझाता रहा और अनुराधा रोती रही। यह अनुराधा कोई और होगी, वह नहीं हो सकती जिसने खुले रूप से उसे स्वीकारा था और उसे अपना कहने में कभी भी संकोच नहीं किया था। एकांत पाकर पुरानी अनुराधा लौटी, आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराई। यहां आने का बहुत दुख हुआ अनु। अमिताभ बोला। रास्ते भर रोती रही। रोना आ गया। अनुराधा संकुचित होती सी बोली, यहां आने का दुख तो नहीं है। आज सवेरे से घर में भूचाल आया हुआ था। तुम नहीं जानते अमी, वहां क्या हुआ। क्या हुआ? मैंने तुम्हारी दी हुई लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में ही फेरे लिए हैं अमी। अनुराधा बहुत भावुक स्वर में बोली। उस पर उन्होंने एक दूसरी साड़ी लपेट जरूर दी थी, जिसे विनीता हर क्षण हटने से रोकती रही। मैं तुम्हारे प्यार में लिपटी यहां आई हूं। एक वचन दोगे अमी? क्या? अमिताभ हतप्रभ हुआ। आज की रात वह किसी वस्तु से इनकार नहीं कर सकता था। मैं जब ना रहूं अमी, तो मुझे इस साड़ी में लपेट कर जलाना। अनु, अमिताभ ने उसे अपने कंधे से लगा लिया। आज ऐसी बात ना करो अनु, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं। अनुराधा काफी देर तक रोती रही और अमिताभ उसे समझाता रहा। अमिताभ को याद नहीं कि वे लोग कब सोए। महीना भर पहाड़ों पर घूमते हुए कैसे निकल गया, अमिताभ को मालूम नहीं हुआ। वापस दिल्ली आने पर उसे अपने भीतर एक नया ठहराव सा लगा। वह संतुष्टि का भाव था। पहले की व्याकुलता कहीं खो गई थी। अनुराधा नए घर नए वातावरण में आई थी। उसकी उस पद की अपनी जिम्मेदारियां थीं। वह उनसे आच्छादित सी हो गई थी। उसे अक्सर कहीं न कहीं यह बात चुभ जाया करती थी कि वह अनुराधा के रूप में कुछ नहीं है। जो कुछ है अमिताभ की पत्नी के रूप में है। व्यक्तित्व का तिरोभाव उसे भला नहीं लगता था, पर जब कभी उसने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व दिखाना चाहा, वह अमिताभ से टकरा गया। उसने जीवन में पति को सहायक के रूप में चाहा था, जो उसके काम कर दिया करे। वह नहाने जाए तो उसके कपड़े अलमारी से निकाल दिया करे। वह बाहर जाने के लिए तैयार हो तो भागकर उसकी साड़ी इस्त्री करवा लाया करे। अलमारी से उसके गहनों का सेट निकाल दिया करे।
जब वह काम पर चली जाया करे तो पीछे से उसके उतारे हुए रात के कपड़े संभाल दिया करे। बिस्तर झाड़कर बेड कवर बिछा दिया करे। ड्रेसिंग टेबल पर खुली पड़ी तेल की शीशी बंद कर ठीक जगह पर रख दिया करे। उसका पफ कॉम्पैक्ट बॉक्स में डाल उसे बंद कर दिया करे। कंघी में से बाल निकालकर कंघी को ब्रश कर उसे ब्रश में लगा दिया करे। उसके गीले तौलिए को बाहर तार पर सुखा दिया करे और बिस्तर के सिरहाने पड़े चाय के कप तथा पानी के गिलास को रसोई में पहुंचा दिया करे। जब वह काम से लौट कर आए तो नीचे खड़े स्कूटर रिक्शा को पैसे दे आया करे और ऊपर आते ही उसके सामने पानी का गिलास, चाय का कप, कुछ फल इत्यादि काट कर रख दिया करे। सोने से पहले बिस्तर पर से बेड कवर हटा दिया करे और जब वह सो जाए तो उसे चादर ओढ़ा दिया करे। पर अमिताभ ऐसा नहीं था। शादी से पहले वह जैसा भी हो, पर अब वह उसका पति था और पत्नी का सहायक बनने की जगह पत्नी को अपनी सहायिका बनाना चाहता था। जिन बातों की अपेक्षा उसे अमिताभ से थी, उसने देखा था उन्हीं बातों की अपेक्षा अमिताभ उससे करता था। और फिर उन्हीं दिनों अनुराधा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह कुछ भी खा नहीं पा रही थी। जो खाती उल्टी कर देती। हाथ पैरों की सूजन बढ़ती जा रही थी। ब्लड प्रेशर ऊंचा हो गया था। 2 मिनट खड़ी रहती तो हांफने लगती। स्वभाव से भी बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। छोटी सी बात पर लड़ पड़ती और फिर देर तक रोती रहती। पिताजी का पत्र आया था कि अमिताभ बहू को इन दिनों दिल्ली में न रखकर घर छोड़ जाए ताकि उसकी देखभाल की जा सके। वह वहां अकेला है और उसे इस विषय में कोई अनुभव ही नहीं है। ऐसा न हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। पहले अमिताभ झिझका। वह अनुराधा के बिना रह सकेगा क्या? जब अनुराधा ने घर आने से मना किया था और रोज मिलने की संभावना कुछ कम हो गई थी तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा था। अब अनुराधा को कई महीनों के लिए छोड़ना पड़ेगा। पर साथ रहकर भी तो वे विशेष प्रसन्न नहीं थे। रोज ही कोई ना कोई झगड़ा हो जाता था। उसने अनुराधा से बात की। उसे लगा कि अनुराधा भी चले जाना ही पसंद करेगी। अनुराधा कानपुर चली गई। शुरू के 2-1 दिन बहुत खाली खाली रहा। उसे कोई काम नहीं था। विवाह के बाद उसने अपने सारे बाहरी सूत्र समेट लिए थे। अब कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां वह अपना समय काट सकता। उसे लगा वह एक विशेष प्रकार के जीवन का आदी हो गया है। सवेरे उठकर दफ्तर, दफ्तर के पश्चात घर, घर में पत्नी की उपस्थिति, घर का खाना, छुट्टियों में घर की झाड़ पोंछ। वह इतना पालतू हो चुका था कि उसके लिए बहुत देर तक बाहर रहना संभव नहीं था। फिर उसका मानसिक तनाव बढ़ने लगा था। उसे लगा कि वह फिर उसी प्रकार खींचा तना रहने लगा है। फिर वह टची होता जा रहा है। दिल की धड़कन फिर उसके कानों में सुनाई पड़ने लगी है और उसकी छाती में जलन रहने लगी है। कहीं फिर उसका नर्वस ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा। अनुराधा का सप्ताह में एकाध पत्र आ जाता। वह डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने क्या कहा था? उसके रक्त का फिर परीक्षण हुआ है। उसे बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ रही है। वह रोज दूध पी रही है, अंडा खा रही है, फल खा रही है। ये अनुराधा के उसके नाम पत्र नहीं थे। ये तो एक पत्नी की पति को दी गई सूचनाएं थी। वह भी तो अनुराधा को याद नहीं करता। उसे भी अपनी पत्नी का अभाव खटकता है, जिसके बिना उसकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। यदि उसकी पत्नी अनुराधा न हो कोई और होती तो क्या कोई अंतर होता? तब भी वह उसे इतना ही प्यार करता, क्योंकि हर पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। यह उसकी भावना नहीं, घरेलू सुख शांति के लिए उसका कर्तव्य था। वह बहुत दुर्बल व्यक्ति था, जिसने साहस के अभाव को आदर्शों की ओट दे रखी थी। वह शारीरिक आवश्यकताओं के लिए कहीं और नहीं जा सकता था। इसलिए बार बार उसे अपनी पत्नी की याद आती थी और पत्नी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए उससे वह प्रेम करता था। जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, वह उसी से प्रेम तो करेगा। तो क्या वह अनुराधा से प्रेम नहीं करता?
या अनुराधा उससे प्रेम नहीं करती? यह क्या सामाजिक और शारीरिक आवश्यकताओं के कारण किया गया एक समझौता मात्र है? उसे अनुराधा ना मिलती या अनुराधा को वह न मिलता तो क्या कोई अंतर न पड़ता? आज उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं और से होने लगे तो क्या उसे अनुराधा की कोई आवश्यकता न रहेगी? या अनुराधा की ही आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कहीं अन्यंत्र होने लगे तो अनुराधा उससे प्रेम नहीं करेगी? फिर उस लाल बॉर्डर वाली साड़ी का क्या होगा? अमिताभ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता था। वह चाहता था कि किसी प्रकार दिन व्यतीत हो जाएं, अनुराधा यहां लौट आए, उसकी स्नायुओं का बोझ हल्का हो जाए और उसे यह सब सोचना ही न पड़े। अनुराधा के आने में अभी बहुत देर थी, अभी उसे बहुत दिनों तक अकेले रहना था। जितनी देर वह घर पर रहता उसका ध्यान बहुधा बाहर के द्वार की ओर लगा रहता। अक्सर दरवाजा खटकता और वह जाकर खोलता तो वहां कोई ना होता। उसे लगता उसके कान उसकी अपनी इच्छा के कारण धोखा खाते हैं। वह चाहता है कि कोई आए। क्यों चाहता है? क्या इसलिए कि उसका समय कट जाए या घर में वह अकेला है? इन दिनों नौकर भी नहीं है, वह निपट अकेला है। फिर वह किसकी प्रतीक्षा करता है? किसी विशेष व्यक्ति से मिलना हो तो वह उसके घर जाकर मिल सकता है। फिर वह किसकी प्रतीक्षा करता रहता है इस निपट अकेले घर में? उस दिन दरवाजा खटकने पर उसने खोला तो एक अपरिचित लड़की को खड़े देखकर चौंका। उसने आंखों में प्रश्न भरकर पूछा, कहिए। लड़की हकलाई, आपको विम चाहिए? जी नहीं। आप विम नहीं यूज करते? लड़की ने काफी प्रयत्न करके पूछा। उसने जबरदस्ती दरवाजा बंद कर दिया। लड़की इस व्यवसाय में नई थी, काफी संकुचित हो रही थी, मुख कैसा लाल हो रहा था। पर वह स्वयं क्यों तड़प रहा है? वह क्यों जबरदस्ती दरवाजा बंद कर चला आया? किससे डरकर? वह उस लड़की को किसी बहाने से घर के भीतर भी ला सकता था। यह अलग थलग फ्लैट, किसी को भी पता न चलता। वह घर में अकेला भी है एकदम। वह और अधिक तपता गया। लड़की एकदम सुंदर नहीं थी, पर जवान तो थी। उसके द्वार पर आई थी और घर में वह अकेला था। अपनी इच्छा से दरवाजा बंद कर उसे लौटा आया है। फिर वह पछता क्यों रहा है? बुरी बात है, उसने सोचा। अनुराधा उसकी पत्नी है, वह उससे प्रेम करता है। वह और किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं रख सकता। उसे शर्म आनी चाहिए। अनुराधा सुनेगी तो क्या कहेगी? पर उसने अनुराधा के डर से नहीं, अपने ही डर से ऐसा किया था। और फिर यदि वह अनुराधा से प्रेम करता है तो अकेले घर में एक अपरिचित लड़की को अपने सम्मुख खड़े देख वह इस प्रकार तप क्यों उठा था? काफी लंबी और तीव्र प्रतीक्षा के बाद उसे सूचना मिली, पुत्र के जन्म पर बधाई। बच्चे के विषय में बहुत सारी बातें मन में उभरी, पर सबसे ऊपर एक ही विचार था, अब वह अनुराधा को ले आएगा। बहुत दिन हो गए हैं, अब और रुकना उचित नहीं है। उसने हिसाब लगाया, 21 दिनों तक सारी रीतियां समाप्त हो जाएंगी। 22वें दिन अनुराधा वहां से चल सकती है। पिताजी को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि वह 22वें दिन अनुराधा को ले आएगा। वह उनकी टिकटें बुक करवा दें। वह ठीक समय पर कानपुर पहुंच जाएगा। बीच का अंतराल उसने कैलेंडर की तारीखें काट काट कर बिताया। कानपुर पहुंचकर वह अनुराधा और बच्चे से मिला। कोई असामान्य बात नहीं लगी। अनुराधा अन्य माओं के ही समान बच्चे को छाती से लगाए दूध पिला रही थी। बच्चा चिपक कर दूध पी रहा था। सामान्य सा बच्चा था जो कभी कभी हंसता हुआ प्यारा भी लगता था और बहुधा रोता हुआ बदसूरत व घृणित भी लगता था। अनुराधा इतने दिनों में काफी दुनियादारी सीख गई थी। बच्चे के लिए खरीदी गई नई दरी, खेसियां, चादरें और उसकी फ्रॉकें इत्यादि उसने संभाल कर रखी थी। बच्चा पुराने फटे खेसों में ही लिपटा पड़ा रहता था। अभी बच्चा छोटा था,
इसलिए बहुत कपड़े गंदे करता था। वह नहीं चाहती थी कि नए कपड़े खराब हों, इसलिए जो पुराने कपड़े यहीं छोड़ जाने थे वह उन्हीं से काम चला रही थी। अन्य कपड़े वह दिल्ली में काम में लाएगी। तैयारी पहले से हो चुकी थी। एक दिन वह वहां रुका भी। वह रास्ते की योजनाओं में बीत गया। रात भर उन्हें गाड़ी में रहना था। बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वह बहुत टट्टियां कर रहा था। दवा साथ रख ली थी, पर वह कोई रामबाण तो थी नहीं। माँ ने अनुराधा को रास्ते के लिए बहुत सारे निर्देश दिए। पिताजी ने अमिताभ को समझाया और वे घर से विदा हुए। उनका कूपा आरक्षित था, तकलीफ नहीं थी, पर गाड़ी के चलते ही हवा तेज और ठंडी हो गई थी। अनुराधा ने बच्चे को अच्छी तरह लपेट लपाट दिया। अमिताभ ने उठकर सारी खिड़कियां बंद कर दी। गाड़ी चल रही थी। कूपे में वे दोनों अकेले थे और कूपे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। अमिताभ का शरीर सहसा तप उठा। उसने अनुराधा का मुख अपने हाथों में ले लिया। अनुराधा में कोई प्रतिक्रिया न हुई। वह उसी प्रकार बुत बनी बैठी रही। उदास क्यों हो अनु? अमिताभ ने अपने रक्त के आवेश को संयत करते हुए पूछा। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनुराधा ने बच्चे की ओर देखा। दिल्ली पहुंचकर ठीक हो जाएगा। अमिताभ ने उसे आश्वासन दिया। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। वह अनुराधा से सटा बैठा था, पर उसे अपने शरीर के तपने का ही आभास था। अनुराधा में कोई परिवर्तन नहीं आया था। बच्चे ने फिर टट्टी की थी। अनुराधा ने उसे उसी गंदे नैपकिन से साफ किया और धुला हुआ नैपकिन बांध दिया। वह गंदे नैपकिन को तर्जनी और अंगूठे के नखों में लटकाए इधर उधर ताकती रही। क्या है? अमिताभ चाहता था अनुराधा इस सब से जल्दी निबट ले और वह अपना प्यार जताए। इसका क्या करूं? अनुराधा ने नैपकिन की ओर आंखों से संकेत किया। जाओ धो लाओ। मुझसे नहीं होता। अनुराधा ठुमक कर बोली। यह रात भर टट्टियां करता रहे और मैं उन्हें धोती रहूं तो फेंक दो। अमिताभ का स्वर उत्तेजित था। अनुराधा ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी दृष्टि में कोई भाव नहीं था। बोली, इस प्रकार फेंकने लगी तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते इसके पास एक भी नैपकिन नहीं रहेगा। अमिताभ उसे घूरता रहा। तो क्या करोगी? अनुराधा सोचती रही, फिर बोली, इसे तो फेंक ही देती हूं। उसने खिड़की का पट थोड़ा सा उठाकर नैपकिन बाहर फेंक दिया और मुड़ती हुई बोली, इस ट्रंक को बर्थ के नीचे से बाहर खींचकर जरा खोल दो। उसका क्या करना है अब? अमिताभ अपनी खींच रोक नहीं पा रहा था। कोई पुराना कपड़ा निकाल लूं। अनुराधा बोली, उसी को फाड़ फाड़ कर काम चलाऊं। नैपकिन बनाती जाऊंगी और गंदे होने पर फेंकती जाऊंगी। अमिताभ अनिच्छा से उठा और ट्रंक को बर्थ के नीचे से घसीटकर उसका ताला खोल दिया। कुंडा पकड़कर ढक्कन उठाया और बोला, लो निकाल लो। अनुराधा ने कपड़ों को उल्टा पुल्टा। ऊपर ऊपर ज्यादातर उसकी शादी की रेशमी साड़ियां थीं। उन्हें निकाल निकाल कर वह बर्थ पर ढेर लगाती गई और फिर उसने नीचे से एक लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी निकाली। उसे उलट पलट कर देखा और बोली, यही ठीक रहेगी। बाकी साड़ियां भीतर डालकर बक्सा बंद कर दिया। अमिताभ ने ध्यान से साड़ी देखी और उसका मन भीतर ही भीतर भुरभुरा गया। उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप एक एक साड़ी उठाकर ट्रंक में पटकता गया। सारा सामान उसमें ठूंसकर उसमें ताला जड़ा और पैर की ठोकरों से उसे बर्थ के नीचे ढकेल दिया। उसने एक नजर अनुराधा पर डाली। उसका ध्यान अमिताभ की ओर नहीं था। उसने साड़ी में से एक चौकोर टुकड़ा फाड़ लिया था। उसे दोहरा कर उसने तिकोन बनाया और नीचे के किनारे को फाड़कर उसे बांधने का प्रबंध कर लिया। वह बड़ी मग्न होकर बच्चे को नैपकिन बांध रही थी। अमिताभ ने गले की थूक निकली और चुपचाप ऊपरी बर्थ पर चला गया। उसे नीचे झांकने की हिम्मत नहीं हुई। रात भर वह साड़ी के फटने के स्वर और खिड़की का पट खोलकर नैपकिन बाहर फेंकने की आहट सुनता रहा, पर उसने अनुराधा से कोई बात नहीं की।
सवेरे अनुराधा ने ही उसे आवाज लगाई, अब उठो भी, दिल्ली आ रही है। वह नीचे उतरा। अनुराधा से बिना आंखें मिलाए उसने चीजें समेटी, अटैची केस बंद किया, बिस्तर बांधा और हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। नीचे ऊपर तो देख लो। अनुराधा बोली, कुछ छूटा तो नहीं? उसने पहले ऊपर की बर्थ को देखा जहां वह रात को लेटा हुआ था, वहां कुछ नहीं था। फिर नीचे की बर्थ के नीचे झांका, वहां कोई कपड़ा सा लटक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर कपड़ा खींच लिया। यह लाल बॉर्डर था। सफेद साड़ी शायद रात भर में टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंकी जा चुकी थी। अमिताभ ने दांत भींचकर बाएं हाथ से खिड़की का पट उठाया और दाएं हाथ से सफेद साड़ी का लाल बॉर्डर कहीं दूर फेंक दिया। गाड़ी धीमी होती होती दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर आकर रुक गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।